प्रीति सुमेर की बातों के बारे में सोचती हुई विक्रांत के साथ अपनी जीप की ओर बढ़ रही थी। उसे आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके जीप में बैठते ही विक्रांत ने जीप स्टार्ट की और बोला, प्रीति अब जीप सीधे उदयपुर में ही रुकेगी, इसलिए बीच में रोकने के लिए मत कहना। जी भाई। विक्रांत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो प्रीति ने उसकी ओर देखकर मन ही मन कहा, अब भाईसा के सामने सुमेर का खत कैसे पाऊं? ना जाने खत में क्या लिखा होगा, पर बिना पढ़े कुछ पता भी तो नहीं चलेगा कि सुमेर की बातों में कितनी सच्चाई है। भाईसा से घुमा फिरा कर जानने की कोशिश करती हूँ, पर अगर मैंने जमीन के बारे में कुछ पूछा तो भाईसा को पता चल जाएगा कि मैंने उनकी और बाबू साहब की बातें सुन ली थी। अब तो मुझे उदयपुर पहुंचने का इंतजार करना ही पड़ेगा। प्रीति मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई। अचानक उसे याद आया कि उसके बाबासा भी उदयपुर में ही है। वो तुरंत विक्रांत से बोली, भाईसा बाबासा भी तो उदयपुर में ही है। हम वापस आते वक्त उन्हें भी साथ ले आएंगे। काकासा आज नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें 2 दिन का काम है उदयपुर में। ये सुनकर प्रीति झट से बोली, तो कोई बात नहीं, हम उनसे मिलने तो चल ही सकते हैं। कहाँ ठहरे होंगे बाबासा, पता नहीं, विक्रांत रूखे स्वरों में बोला तो प्रीति मुंह बनाकर बोली, ओह अच्छा भाईसा, हम उस हवेली को देखने चलेंगे ना, जो दादासा और बाबासा ने खरीदी है। विक्रांत गुस्से में भड़का, तू थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? चप चप लगी हुई है। पूरे रास्ते तेरा मुंह 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। भाईसा मैं बस ये कह रही थी कि मुझे हवेली देखनी है। ये सुनकर विक्रांत उसे टोकते हुए गुस्से में बोला, प्रीति हम वहां सैर करने नहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं और मेरे पास इस काम के अलावा और भी काम है करने के लिए, इसलिए हम सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे और अपना काम खत्म करके फिर से मानपुर लौट जाएंगे। समझी? इसलिए अब कोई सवाल मत करना और चुपचाप बैठना, क्योंकि अब मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। इतना कहकर विक्रांत गुस्से में गाड़ी ड्राइव करने लगा। प्रीति भी मुंह बनाकर उसे घूरने लगी तो विक्रांत फिर से बोला, एक बार ठाकुर साहब से तेरी शादी हो जाए, उसके बाद तू खुद ब खुद सुधर जाएगी। ये सुनकर प्रीति गुस्से में भड़की, मैं ठाकुर साहब से शादी नहीं करूंगी। विक्रांत ने प्रीति को गुस्से में घूरा और बोला, हमारी हवेली में लड़कियों की शादी के फैसले बड़े लिया करते हैं और तेरी शादी किससे होगी और किससे नहीं होगी, ये फैसला भी घर के बड़े करेंगे, तू नहीं। समझी? प्रीति विक्रांत की ओर देखकर मन ही मन बोली, पर मेरी शादी का फैसला तो मैं ही लूंगी। प्रीति मुंह बनाकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ देर में दोनों रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए। आदित्य भी रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ा विक्रांत का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन की बेल बजी। विक्रांत का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की और बोला, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया, मैं रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर आ चुका हूँ, यही बताने के लिए फोन किया है। कहाँ खड़े हो? आदित्य ने पूछा तो विक्रांत ने जवाब दिया, अपनी जीप के पास। आदित्य ने कॉल कट किया और ऑफिस से बाहर आया। उसे विक्रांत प्रीति के साथ जीप के पास खड़ा नजर आया। उसने विक्रांत को अंदर आने का इशारा किया। विक्रांत ने प्रीति की ओर देखा और बोला, प्रीति चल। भाईसा मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आई। ठीक है, पर जल्दी से आ जाना। जी भाईसा। इतना कहकर प्रीति ऑफिस की ओर बढ़ी और उसने वहां एक लड़की से पूछा, वॉशरूम किस तरफ है? लड़की बोली, ऑफिस के अंदर जाते ही दाएं मुड़ेगी तो सामने ही नजर आ जाएगा। थैंक यू। प्रीति ने पलटकर विक्रांत की ओर देखा और वॉशरूम की ओर चली गई। उसके जाते ही
विक्रांत तुरंत आदित्य के पास आकर बोला, प्रीति को मैं ले तो आया हूँ, पर आपको देखते ही उसे हम पर शक हो सकता है, और अगर उसे शक हो गया तो वो साइन कभी नहीं करेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सामने नहीं आऊंगा। इतना कहकर आदित्य ने अपने पास खड़े एक लड़के की ओर इशारा किया और बोला, ये सूरज है, मेरे लिए काम करता है, मेरी जगह यही प्रीति के सामने आएगा, बाकी यहाँ का अधिकारी संभाल लेगा। तुम अपनी बहन को लेकर आओ, वो बस वॉशरूम से आ रही है। वैसे जमीन तो आपके नाम हो ही चुकी है, बस रजिस्ट्री करवाना ही बाकी है, इसलिए रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको जमीन की कीमत प्रीति के अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी, क्योंकि जब तक रुपए हमें मिल नहीं जाते मैं प्रीति को साइन नहीं करने दूंगा। ये सुनकर आदित्य तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे पता था कि जो इंसान अपने परिवार का नहीं है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो वक्त आने पर अपना असली चेहरा दिखा ही देता है। वैसे तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे सामने शर्तें रखते हैं, पर फिर भी मैं अमाउंट तुम्हारी बहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे लिए इस ज़मीन से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। आदित्य ने सूरज को इशारा किया। सूरज ने तुरंत ऑनलाइन रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। पेमेंट डन होते ही सूरज ने अपना फ़ोन विक्रांत को दिखाते हुए कहा, रुपए आपकी बहन के अकाउंट में पहुँच गए हैं, अब पेपर साइन करवाए। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, जरूर। इधर प्रीति ने वॉशरूम में आते ही अपने बैग से सुमेर का खत निकाला और उसे पढ़ने लगी। प्रीति, ये खत मैं तुझे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं तुझे तेरे भाईसा की असलियत बता सकूं। कल रात जब मैं आदित्य साहब से ये कहने गया था कि मैं उनका काम नहीं कर सकता, तो वहाँ मुझे तेरे भाईसा और वीर नजर आया। मैंने उनकी बातें छिपकर सुनी। तेरे भाईसा ने आदित्य साहब को तेरे साइन किए हुए जमीन के पेपर्स दिए हैं। ये तेरी उसी जमीन के पेपर्स हैं जो आदित्य साहब खरीदना चाहते हैं। तेरे भाईसा ने उनसे ये भी कहा है कि वो तुझे रजिस्ट्री के लिए उदयपुर लेकर आएंगे। रजिस्ट्री होते ही आदित्य साहब तेरे भाईसा को जमीन की दोगुनी कीमत देने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए किसी भी पेपर्स पर साइन करने से पहले एक बार पेपर्स अच्छे से पढ़ लेना। सच अपने आप तेरे सामने आ जाएगा। सुमेर। प्रीति ने जैसे ही खत पढ़ा, उसे खत में लिखी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुद से बोली, प्रीति, सच तो अब रजिस्ट्री के पेपर्स पढ़ने के बाद ही तेरे सामने आएगा। अगर सुमेर की बातों में सच्चाई है तो बाबू साहब भी यही कही होंगे। प्रीति ने खत फिर से बैग में रखा और वॉशरूम से बाहर आई। वो सुमेर के खत के बारे में सोचते हुए विक्रांत की ओर बढ़ रही थी। प्रीति को देखते ही आदित्य ने अपने कदम पीछे लिए और रजिस्ट्री ऑफिस के केबिन में लगे पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। विक्रांत ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे अधिकारी के सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और फिर सूरज की ओर इशारा करके बोला, प्रीति, ये सूरज बाबू है, इनसे ही हमने हवेली खरीदी है। अब जल्दी से पेपर साइन कर, क्योंकि सूरज साहब के पास भी टाइम नहीं होता, बहुत व्यस्त रहते हैं ये, और हमें भी गांव वापस जाना है। जी भाई साहब, प्रीति आहिस्ता से बोली। तभी छिपकर खड़े आदित्य के इशारा करते ही अधिकारी ने जमीन के पेपर्स प्रीति की ओर बढ़ा दिए। पेपर्स हाथ में आते ही प्रीति उन पेपर्स को पढ़ने लगी। प्रीति को पेपर्स पढ़ते देख विक्रांत परेशान होकर मन ही मन बोला, हे भगवान, ये तो फिर से पेपर्स पढ़ने लगी। कहीं अगर इसने फाइल में छिपे जमीन के कागज देख लिए तो यही तमाशा खड़ा कर देगी। तभी आदित्य ने विक्रांत को इशारा किया। विक्रांत तुरंत प्रीति से बोला, प्रीति, मैंने कहा था ना कि टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी पेपर साइन कर।
हमें निकलना है। आई एम सॉरी भाई साहब, पर मैं बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। इतना कहकर प्रीति फिर से पेपर्स पढ़ने लगी। विक्रांत को प्रीति पर बहुत गुस्सा आया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रीति को पेपर्स पढ़ने से कैसे रोके। सूरज परेशान होकर आदित्य की ओर देखने लगा, तो आदित्य ने उसे शांत रहने का इशारा किया और मन ही मन बोला, आज अगर तुमने साइन नहीं भी की तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो मैं बिना तुम्हारी साइन के भी बहुत आसानी से कर सकता था। पर तुम्हें यहाँ बुलाया ही इसलिए है कि तुम जमीन के पेपर्स पढ़ो और तमाशा करो। आदित्य अपने हाथों की घड़ी बनाए पर्दे के पीछे से प्रीति और विक्रांत के परेशान चेहरा देखने लगा। प्रीति ने जैसे ही 2 पन्ने पढ़ने के बाद पन्ने पलटे, विक्रांत घबरा गया। उसने गुस्से में प्रीति की बांह पकड़ी और उसे कुर्सी से उठाकर वहां से बाहर लेकर आया। प्रीति ने अपनी बांह छुड़ाकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब? विक्रांत गुस्से में बोला, कल घर पर तो तूने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए थे। ये कहकर कि तुझे अपने भाई साहब पर पूरा यकीन है, तो फिर आज सबके सामने अपने भाई साहब की बेइज्जती करने का क्या मतलब बनता है? प्रीति ने जवाब दिया, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ भाई साहब, मुझे आप पर पूरा यकीन है, इसलिए कल मैंने बिना कुछ कहे पेपर्स साइन कर दिए थे, पर आज ये पेपर्स मेरे हाथों में किसी अजनबी ने दिए। हमें क्या पता कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए पेपर्स पढ़ना जरूरी है, और वैसे भी पेपर्स पढ़ने में हर्ज ही क्या है। पेपर्स पढ़ लेने के बाद साइन करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर्स अंग्रेजी में है और आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको भी पता नहीं होगा कि इनमें क्या लिखा है, पर मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, इसलिए मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ। इन्हें पढ़कर हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि हवेली हमारी हुई या नहीं। विक्रांत हैरानी से प्रीति को देखने लगा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए विक्रांत की ओर देखा और फिर अंदर आ गई। प्रीति फिर से अपनी जगह पर बैठी और पेपर्स रीड करने लगी। आदित्य हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे पेपर्स पढ़ते देख रहा था। तभी सूरज बोला, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए मैम, मुझे देर हो रही है। बस 2 मिनट, मैं पेपर्स रीड कर लूँ, फिर साइन कर देती हूँ। इतना कहकर प्रीति ने फिर से पेज पलटाया। घबराहट में विक्रांत की धड़कनें तेज हो गई। पेज पलटते ही प्रीति ने जैसे ही जमीन के कागजात देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि वो अपनी जमीन आदित्य मेहरा को बेच रही है। प्रीति मन ही मन बोली, इसका मतलब सुमेर सच कह रहा था। भाई साहब ने सच में मुझसे धोखे से जमीन के पेपर साइन करवाकर मेरी जमीन बाबू साहब को दे दी है। उसने हैरानी से विक्रांत की ओर देखा, जो उसके देखते ही इधर उधर देखने लगा। तभी प्रीति ने सूरज से पूछा, आपका नाम क्या है? जी मेरा सूरज शर्मा, सूरज ने जवाब दिया। अगर आपका नाम सूरज है तो जाकर उन्हें बुलाकर लाइए जिन्होंने मेरी जमीन खरीदी है। प्रीति के इतना कहते ही विक्रांत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सूरज भी हैरानी से प्रीति की ओर देखने लगा। प्रीति विक्रांत को घूरते हुए बोली, इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि मैंने अपनी जमीन मिस्टर आदित्य मेहरा को 50 करोड़ रुपए में बेची है, तो फिर उन्हें ही यहाँ होना चाहिए। कहाँ है आदित्य साहब? भाई साहब, अब जब आपने उनकी बातों में आकर मुझसे मेरी जमीन धोखे से उनके नाम करवा ही दी है, तो उन्हें भी बुला ही लीजिए, क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगी। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य बाहर आकर बोला, साइन तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस जमीन की कीमत तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ। प्रीति गुस्से में बोली, मिस्टर आदित्य मेहरा, आज आपने मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दी है। मुझे लगा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसकी अखबारों में तस्वीरें छपती है और मीडिया जिसकी तारीफ करते नहीं थकती, वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान होगा,
और उसने आज तक जो भी हासिल किया है वो अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से हासिल किया होगा, पर आज मुझे पता चला कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो लोगों को धोखा देकर बेईमानी से हासिल किया। आदित्य प्रीति को घूरते हुए बोला, जो बेईमान होते हैं वो एक मामूली सी जमीन की दोगुनी कीमत कभी नहीं देते। उसका जवाब सुनकर प्रीति गुस्से में भड़की, पर धोखे से किसी की जमीन जरूर छीनते हैं। आदित्य के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। किसने किससे क्या छीना है और किसने किसको धोखा दिया है ये तुम न ही जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इसलिए ये भाषण मुझे सुनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और इस किस्से को यही खत्म करो। किस्सा तो अब शुरू होगा बाबू साहब, क्योंकि मैं इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये जमीन मुझसे धोखे से ली गई है। इतना कहकर प्रीति ने गुस्से में विक्रांत की ओर देखा और उसके पास आकर आदित्य से बोली, और ये धोखा मुझे मेरे अपने भाईसा ने दिया है, जो दौलत के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने इतना घटिया काम करने से पहले एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे भाईसा, नहीं थी। प्रीति इतना कहकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य गुस्से में विक्रांत से बोला, मैं रुपये तुम्हारी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ, इसलिए कुछ भी करके आज ही अपनी बहन से इन पेपर्स पर साइन करवाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को धोखाधड़ी के केस में सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा, समझे तुम। आदित्य के इतना कहते ही विक्रांत भागता हुआ प्रीति के पीछे चला गया। उसके जाते ही सूरज ने आदित्य के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, सर आपको लगता है कि ये अपनी बहन से साइन करवा पाएगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, जरूर करवाएगा। तुम जाकर फाइल के पेपर्स चेंज करो, क्योंकि प्रीति पूरे पेपर्स रीड कर चुकी है। अब वो दोबारा पेपर्स नहीं पढ़ेगी। हमें आज ही ये काम खत्म करना है, क्योंकि कल हमें एक नए धमाके की तैयारी करनी है। जी सर। सूरज के इतना कहते ही आदित्य भी विक्रांत के पीछे चला गया। सूरज ने जल्दी से अपने कोट में से कागजात निकाले और टेबल पर रखी फाइल में कुछ पेपर्स निकालकर दूसरे पेपर्स रख दिए। फिर उसने अपने कोट से 500 के नोट की गड्डी निकाली और वहां बैठे अधिकारी को देते हुए बोला, ये आपके लिए बस काम हो जाना चाहिए। अधिकारी ने तुरंत गड्डी उठाकर अपने टेबल की ड्रॉ में रखी और बोला, इतने पैसों में तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सूरज मुस्कुराते हुए चला गया। दूसरी ओर प्रीति गुस्से में जीप की ओर बढ़ रही थी कि तभी विक्रांत ने पीछे से आकर गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे पलटाकर पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई आदित्य साहब के सामने मेरी बेइज्जती करने की? प्रीति ने गुस्से में अपनी बांह छुड़ाते हुए कहा, आपने जो किया है ना भाई साहब, उसके बाद मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आपने हम सबको धोखा दिया है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब बाबा सा और दादा सा को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। वो दोनों आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और आपने थोड़े से रुपयों के लिए उनका जिंदगी भर का भरोसा तोड़ दिया। विक्रांत गुस्से में बोला, तेरा भाषण सुनने के लिए तुझे यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। इस वक्त हमें इन रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है प्रीति, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चल और चलकर उन पेपर्स पर साइन कर। पर मुझे उन रुपयों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगी। मैं गांव वापस जा रही हूँ और घर जाकर सबको आपके इस धोखे के बारे में बताऊंगी। इतना कहकर प्रीति गुस्से में जाने लगी। विक्रांत भी उसके पीछे दौड़ा। वही पास खड़ा आदित्य ये सब देख रहा था। ठीक है, जाना चाहती है ना तो चली जा, पर हमारे परिवार के साथ आगे जो कुछ भी गलत होगा उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार होगी। विक्रांत के इतना कहते ही
प्रीति के कदम रुक गए और उसने पलटकर विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत उसकी ओर बढ़ा और उसने अपना फोन ऑन करके एक वीडियो ओपन किया और प्रीति की ओर बढ़कर बोला, कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार इसे देख ले। प्रीति ने पहले विक्रांत की ओर हैरानी से देखा और वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वीडियो में उसे उसके बाबासा एक कुर्सी से बंधे हुए और बेहोश नजर आए। उन्हें बहुत चोट भी लगी थी, जैसे किसी ने उन्हें मारा हो। प्रीति ने हैरानी से विक्रांत की ओर देखा तो विक्रांत की आंख भी भर आई। उसने प्रीति की बाह पकड़ी और उसे लोगों की भीड़ से दूर लेकर आया। ये सब दूर से देख रहा आदित्य मन ही मन बोला, विक्रांत ने प्रीति को फोन में ऐसा क्या दिखा दिया जो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी विक्रांत परेशान होकर बोला, प्रीति, कल जब काकासा उदयपुर के लिए निकले थे तो रास्ते में उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्हें छोड़ने के बदले 25 करोड़ मांगे हैं। इतने सारे रुपयों का मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करता? घर में किसी को ये बात बताता तो सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। दादासा भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और उन्हें इस उम्र में इतनी बड़ी बात बताना मुझे ठीक नहीं लगा। तू भी काकासा से बहुत प्यार करती है और उनके किडनैप होने की खबर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बस इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। विक्रांत की बातें सुनकर प्रीति रोते हुए उसे देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा।